चलो बच्चों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि यदि ग्रुप वन की रिएक्शन आप करवाओ, ग्रुप वन की रिएक्शन यदि आप कराओ NH3 लिक्विड के साथ, तो ये एक अच्छा खासा क्या रहता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट रहता है। सॉल्यूशन जो है वो बिहेव करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करता है यदि ग्रुप वन की रिएक्शन करवाई जाए, क्योंकि इसके पास वो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में और कुछ जानकारियां दूं। चलो पहले मैं पेन सही कर लूं। देखो बच्चों, अगर आपने बेंजीन ले ली, ठीक है, और उसके अंदर रिएक्शन कराई, रिडक्शन कराया, किसके साथ आपने ले लिया, लिथियम या सोडियम, कुछ तो भी, इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3, और सेकेंड स्टेप में आपने मिक्स किया ROH। ठीक है, तो ये इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये आपका इस कंपाउंड को कन्वर्ट कर देता है इस कंपाउंड में, जबकि स्टेबल ये ज़्यादा है, लेकिन रिडक्शन करवा दिया जाता है, बॉन्ड्स रिड्यूस कर दिए जाते हैं और इस टाइप की चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर डबल बॉन्ड थे, यहाँ पर कॉन्जुगेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, और ये जो आप रिडक्शन के लिए यूज कर रहे हो, ये किस कारण से रिड्यूस हो रहा है, वही जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है उनके कारण से रिड्यूस हो रहा है। इन केसेस में इस रिडक्शन को जो आप नाम देते हैं वो कहते हैं आप बर्च रिडक्शन। ठीक है, इन बर्च रिडक्शन में कुछ खास बातें हैं। यदि हमारे सामने बेंजीन है तब तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि यहां पर इस बेंजीन के साथ मैंने कोई ग्रुप G जोड़ दिया, ठीक, और रिएक्शन करवा दी लिक्विड NH3 ग्रुप वन की मेटल के साथ, ये ले लो या ये ले लो, ठीक है, और NH3 की क्या ले ली हमने, लिक्विड ले लिया ROH, तो इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है, ये दिया जाए ये ना दिया जाए, अंडरस्टूड है कि ROH लिया गया होगा। क्या कारण है अभी हम देखेंगे। तो इसका अब यहां पर पॉसिबिलिटी दो प्रोडक्ट के बनने की है अगर आपने ग्रुप लगा दिया। या तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट भी तो बन सकता है। या तो ये प्रोडक्ट बन सकता है या ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है, ये सब बर्च रिडक्शन ही है। ठीक है ना, अब इसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए आपको ऐसे सोचना है, जरा देखिएगा, जो मैं बता रहा हूं उसी तरह से आप इसको दिमाग में रखिएगा। यदि यहां पर आपका ग्रुप लगा हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला, जैसे CH3 लगा हो, या यहां लगा हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला, मान लो ये लगा हो, ये है EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये है EWG यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब देखो, यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया गया, यहां से विड्रॉ कर लिया गया, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल पास वाले बॉन्ड पर चेक करना है कि यहां क्या हो रहा होगा, बिल्कुल पास वाले बॉन्ड पर। देखो, यदि यहां से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी फ्लो करवाई गई तो पास वाले पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लिटिल बिट ज्यादा होगी, घसीटा गया तो पास वाले पर लिटिल बिट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम हो जाएगी। तो यदि भेजा गया और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा रही, इसके आसपास के एरिया में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा रही, तो मारो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मारो क्या होता था, मोस्ट एक्टिवेटेड, यानी जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते थे उसका ऑक्सीडेशन पहले होता था। यानी यदि रिडक्शन के बारे में बात होगी तो जिस पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होगी उसका रिडक्शन बाद में होगा। ये बात समझे, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा थी
उस पर ऑक्सीडेशन कैसा होता था, पहले हो जाता था। यहां पर अब इन बॉन्ड्स के इर्द गिर्द आप नजर डालिए, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होगी उसका ऑक्सीडेशन अच्छी तरह से यानी रिडक्शन बुरा होगा, यानी इसमें इस बॉन्ड को कोई आंच नहीं आएगी। और बर्च रिडक्शन का प्रोडक्ट जो बनता है वो एक कैसा, अ, इसको हम क्या कहेंगे, ये है कॉन्जुगेटेड और ये है आपका आइसोलेटेड डाइईन बनता है। तो यहां पर इस पर कोई आंच नहीं आने वाली, इसका मतलब इस पर यदि हम रिएक्शन कराएंगे तो इसका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा OCH3, ये ऐसा ही, ये ऐसा ही। लेकिन इसने क्या कर दिया, इस बॉन्ड के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम कर दी। कम कर दी तो इसका ऑक्सीडेशन तो नहीं हो पाएगा लेकिन रिडक्शन बहुत आराम से हो जाएगा, यानी इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये वाले उड़ जाएंगे तो हमें जो बनाना होगा प्रोडक्ट वो ये बनाना होगा। ठीक, तो ये एक चीज आप अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए एक चीज और बता देता हूं मैं। आपने देखा था कि जब आपके पास एक एल्काइन लिया था हम लोगों ने, जैसे आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और आर प्राइम लिया था और इस पर रिएक्शन कराई थी हम लोगों ने लिथियम और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ NH3 लिक्विड। तो हम लोगों ने क्या बना दिया था, हम लोगों ने इसका प्रोडक्ट बनाया था ट्रांस एल्कीन, याद करो। ठीक है, चलो मैं बताता हूं यहां पर कैसे होता था। मैंने कहा था चीजें आपको पता चलेंगी अपने वाजिब समय पर। यहां देखिए होगा क्या, सबसे पहले ये आपका ऐसे इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट होगी यहां पर आर प्राइम, सबसे पहले शिफ्टिंग हो गई, ये बॉन्ड ब्रेक किया, एक साइड में आप लगा लो पॉजिटिव चार्ज, एक साइड में आप लगा लो निगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके द्वारा इसमें क्या चीज मौजूद है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, इसके द्वारा अट्रैक्ट कर लिया गया, यहां पर बन जाता है एक निगेटिव चार्ज भी रहता है यहां पर और एक रहता है आपका इलेक्ट्रॉन। ये निगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं इन कार्बन के ऊपर जिनसे इनके बीच की जो डिस्टेंस हो वो मैक्सिमाइज हो पाए। ये ऐसे आर सी इस तरह से अपने आप को यहां पर वो प्लेस करते हैं ताकि इनके बीच की डिस्टेंस जो हो जाए वो मैक्सिमम। ये है इलेक्ट्रॉन पेयर, ये है आर, ये है डबल बॉन्ड, ये है सी, ये है दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन, ताकि इनके बीच की डिस्टेंस कैसी हो जाए, मैक्सिमम। ये है आर। समझ में आई मेरी बात। इतना होने के बाद फिर क्या होता है, फिर जो आपने नीचे लिया था ना ROH, वो अपना H इसको प्रोवाइड करता है और ये बन जाता है C, ये इधर आ गया H, इधर R, इधर R, इधर ये चीज। ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया कि चलो मैं इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूं। यहां अभी मान लेते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये H कहां से आया, जो आपने ROH लिया है। फिर क्या होगा, सोडियम के द्वारा निकाला गया इलेक्ट्रॉन इसके पास फिर से आया, यहां H, यहां बन गया क्या, निगेटिव चार्ज, यहां R, यहां H और ROH ने इसको H प्रोवाइड कर दिया, जिससे फॉर्मेशन हो गया इस चीज का H R R H। ये भी रिडक्शन बर्च रिडक्शन ही है, जहां पर भी ये ले रहे हो ना सब आपका कौन सी चीज है, बर्च रिडक्शन। तो इस कारण से ये आपका क्या चीज बनाता है, ट्रांस एल्कीन बनाता है। ठीक है, चलो अब हम कहानी को वापस अपने उसी इनिशियल स्टेज वाली जगह पर ले चलते हैं जहां पर हम बात कर रहे थे कि एक्स्ट्रा कैटायन आ गया था कहां पर, इंटरस्टेटियल वॉइड में।
ठीक है। अच्छा, मेटल एक्सेस का पहला पार्ट हम लोग ने देख लिया था, मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ठीक है ना। अच्छा, मेटल की एक्सेस ऐसे भी हो सकती है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अभी एक्सेस वाली बात चल रही, पहले हम लोग एक्सेस की बात करी थी ना। हाँ, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और यहां हम कह रहे हैं व्हेन एक्स्ट्रा कैटायन comes in interstitial site। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो जरा सा। इससे पहले वाला जो डिफेक्ट हम लोग ने देखा था, जहां पर था मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू क्या था, एनायनिक वैकेंसी, वहां पर एक पॉइंट आप नोट करिएगा कि वो डिफेक्ट आपका उन कंपाउंड्स में होता है जहां पर पॉसिबिलिटी होती है, वहां पर देखो क्या हुआ था, बी माइनस लैटिस से बाहर गया था, ठीक है ना, बाहर गया था और इलेक्ट्रॉन आकर ट्रैप हुआ था। तो जनरली वो आपका उन कंपाउंड्स के अंदर देखा जाता है जहां पर जनरली के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर आपका शॉर्ट की डिफेक्ट होने की संभावना है, जहां पर शॉर्ट की डिफेक्ट होने की संभावना होती है, वहां पर उस टाइप का डिफेक्ट देखा जाता है। चाहे आप अब बात कर लो, जो हम लोगों ने डिफेक्ट देखे थे वो किन केसेस में देखे थे, जरा सोचो। 3 केस देखे थे ना। एक था NaCl, इसका भी रेडियस रेशियो लार्ज है, ग्रुप 1 के हाइलाइट हैं। एक था हमारा लिथियम, ग्रुप 1 का हाइलाइट था। एक हम लोगों ने क्या देखा था, KCl। कलर बता सकते हो, यहां येलो, यहां पिंक, यहां वॉयलेट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। अब की हम बात कर रहे हैं जब एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टेटियल साइट में आता है, ठीक है। तो इसका एक खास एग्जाम्पल है और उसी को आपको दिमाग में रखना है, और वो खास एग्जाम्पल है कि ZnO जब कोल्ड कंडीशन में होता है तो ये आपका वाइट कलर का होता है, और जब आप इसको हीट कर देते हो तो ये ZnO जो बनता है, फॉर्मूला अभी भी ZnO है, लेकिन इसका कलर जो रहता है वो रहता है येलो, ठीक है। ये डिफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, जरा इसको देखिएगा। होता क्या है, जैसे मान लो ये एक तरह का ZnO का क्रिस्टल है, ठीक है। यहां पर चलो पहले मैं A प्लस और B माइनस कुछ ऐसा करके, ऐसा, देखो बच्चों, ये आपका ZnO का क्रिस्टल है, मान लेते हैं A प्लस B माइनस में दिखा है ZnO का ही क्रिस्टल है। इसमें होता क्या है कि यदि आप इसके एक पार्ट को, इसको हीट करो हल्का सा, इसके किसी पार्ट को आप हीट करना चालू करो, तो इसके कुछ खास एरिया से, जैसे मान लो इसको आपने हीट किया, तो इसके अंदर होता क्या है कि कुछ ZnO के मॉलिक्यूल, मान लीजिए आपने इसको यहां से हीट किया, ठीक है, कुछ ZnO के मॉलिक्यूल डिसोशिएट होकर बनाते हैं Zn+2। ऑक्सीजन जो है वो बाहर भाग गया O2 की फॉर्म में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आके सरफेस पर कहीं चले गए। होता क्या है, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, मान लो आपने इस हिस्से को आपने हटाया, इसको आपने गर्म किया, इसको गर्म किया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन तो चलो चली गई बाहर, उड़ गई। यहां ये जो इलेक्ट्रॉन आए, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाकर ट्रैप हो गए, ये ट्रैप हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और लैटिस में क्या चीज जाकर और ट्रैप हो गई, Zn+2।
क्योंकि जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस पर छोड़े जाएंगे पूरा लैटिस निगेटिवली चार्ज होगा और वो घसीट लेगा किस चीज को, Zn+2 को। ये चीज एफ सेंटर तो नहीं कहलाएगी, लेकिन मेटल की एक्सेस तो हो गई। ये पर्टिकुलर चीज भी अपने आजू बाजू के इन्वायरमेंट में ये भी घूम सकती है, जिस कारण से ये कलर आएगा इस कंपाउंड को, लेकिन इसको आप एफ सेंटर नहीं कहोगे। एफ सेंटर तभी कहा जाता है जब एनायन के छोड़े जाने वाली जगह पर क्या चीज आ जाए, इलेक्ट्रॉन आ जाए। ये तो कहां पर गए हैं, इंटरस्टेटियल वॉइड में गए हैं। मेरी बात समझ में आई? गर्म किया, ऑक्सीजन उड़ गई, Zn और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर वॉइड में चले गए। ये डिफेक्ट उन कंपाउंड के अंदर देखा जाता है जहां पर संभावनाएं होती हैं क्या शो करने की, फ्रैंकेल डिफेक्ट। क्योंकि ये जाकर देखो कहां घुस रहे हैं, वॉइड के अंदर घुस रहे हैं, यानी इनका साइज कैसा होना चाहिए, छोटा। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट जो शो कर सकते हैं, जैसे ZnS था और जो Ag के कंपाउंड थे, वो आपके इस टाइप के डिफेक्ट शो करेंगे। तो ये है मेटल एक्सेस डिफेक्ट की दो कैटेगरी। अब बहुत छोटी सी चीज बची है, उसको देख लेते हैं। अगली कहानी है हमारी मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। ठीक है, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट ये आपका लास्ट पार्ट है। याद करो मैंने किस तरह से डिवीजन किया है। पहले हमने स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड के डिफेक्ट देखे। स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड में हमने दो टाइप के डिफेक्ट देखे, शॉर्टकी और फ्रैंकेल। फिर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड पर आए। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड के अंदर हमने कहा कि दो चीजें हो सकती हैं, या तो मेटल की एक्सेस हो जाए। अब एक्सेस मेटल की कैसे हो सकती है, या तो अंदर से कोई बाहर चला जाए निगेटिव वाला, जिससे बना एफ सेंटर, या बाहर से कोई अंदर आ जाए, बाहर से कोई अंदर, या एक्स्ट्रा Zn+2 आ जाए क्रिस्टल के अंदर। वो हम लोग ने अभी देखा हीट करने के दौरान। ठीक है ना। अब ये है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट बहुत आसान सा है। ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, जिनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वो आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ठीक है ना, उनके अंदर ये डिफेक्ट देखा जाता है। जैसे हमने कहा फिर से A+B-, A+B-, ये बार बार बनाना पड़ता है, इसीलिए हमने पहले वीडियो में सब बनाकर रख लिया था। B-, A+, B-, A+, B-, A+, B-, ये इस टाइप का एक क्रिस्टल है। ठीक है, अब इसमें इस क्रिस्टल में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ कैटायन अपनी नॉर्मल लैटिस साइड छोड़कर मान लो बाहर भाग गए, कारण कोई भी रहा हो, टेम्परेचर बढ़ा हो, कुछ तो भी हुआ हो। ठीक है, और कुछ कैटायन यहां से अपनी नॉर्मल लैटिस साइड छोड़कर बाहर भाग गए। ठीक है, अगर ये कैटायन लैटिस साइड छोड़कर बाहर भागा है तो फिर से डिफेक्ट के बाद न्यूट्रलिटी बनी रहनी चाहिए। तो कोई एनायन भी यहां से भागना चाहिए, लेकिन एनायन नहीं भागा। कोई कैटायन यहां से भागा, लेकिन उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां एनायन नहीं भागा, बल्कि लैटिस के अंदर किसी दूसरे ए ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +1 की बजाय +2 कर लिया। समझ में आई मेरी बात? तो ऐसे में हो क्या गया, मेटल तो भाग गया, तो डेफिशिएंसी आ गई ना। तो ये जो डिफेक्ट है ये आपका कहलाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है ना, जैसे हमने कहा Fe.93O। ठीक है, तो इस टाइप का जो डिफेक्ट, ये जो फॉर्मूला बता रहा है, बता रहा है कि Fe आपका कहां का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है।
ठीक है, आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि बताओ इस कंपाउंड में +2 में कितने हैं और +3 में कितने हैं। तो हुआ क्या होगा, मान लो ये Fe+2 का क्रिस्टल होगा, कुछ Fe+2 बाहर चले गए, तो बाकियों में जो बचे हुए Fe+2 हैं उन्होंने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से क्या कर ली, +3। ठीक है ना। कैसा सवाल आता है मैं इस पर अभी बात करता हूं, पहले ये वाली बात समझ लो कि मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में पहला टाइप है ये, और ये कब ऑब्जर्व होगा, जब आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, और दूसरा कोई तरीका नहीं है, यही एक तरीका है जो कॉमन है, दूसरा वाला तो रेयर है, वो कभी ऑब्जर्व नहीं होता। देखो, मेटल की डेफिशिएंसी दो तरीके से हो सकती है, या तो यहां से मेटल बाहर चला जाए या नॉन मेटल वॉइड में आ जाए। अब नॉन मेटल तो वॉइड में आने से रहा, तो इसके अंदर सिर्फ एक पार्ट। ठीक है ना। मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करवाऊं क्या क्या था डिफेक्ट, हम लोग ने किस टाइप से देखे। सबसे पहला ब्रॉड डिवीजन हम लोग ने किया था डिफेक्ट इन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड, इसमें दूसरा हमने कहा था डिफेक्ट इन, साथ साथ में सुनते चलो, डिफेक्ट इन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड, इसके दो भाग थे, एक था शॉर्टकी, एक था फ्रैंकल। फ्रैंकल में क्या था, वो चीजें कहां आ जाती हैं, वॉइड में आ जाती हैं। शॉर्टकी में वो शूट हो जाती हैं, बाहर चली जाती हैं। ठीक है, इसमें जो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड थे इसको पहले दो भागों में डिवाइड किया गया, एक जहां मेटल ज्यादा हो जाए, एक जहां मेटल कम हो जाए। मेटल ज्यादा को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, एनायन कम हो जाए या कैटायन बढ़ जाए। एनायन कम हो जाए में बना एफ सेंटर, कैटायन बढ़ने में आया ZnO वाला एग्जांपल। मेटल डिक्रीज कर जाए, इसके लिए आपका आया क्या, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट। तो आप इस तरह से शॉर्ट नोट में लिख लेंगे। ठीक है, इस पर बेस एक छोटा वीडियो बस और देख लो तो ये टॉपिक खत्म। ठीक है बच्चों, चलिए आगे मिलते हैं।